अभी अभी मेरी सास का फ़ोन आया था जो मुझसे कह रही थी कि मुकेश कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसकी नौकरी शहर में लग गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी, क्योंकि मैं अकेली छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति दूसरे देश गया हुआ था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं गांव से आई थी। सौरभ की नौकरी पहले शहर में ही थी। शादी होते ही वह मुझे भी शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे देश भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे गांव में वापस भेज दो, मैं अपने ससुराल में रह लूँगी, लेकिन वह कहने लगा, नहीं, तुम मेरे इसी फ्लैट में रहोगी। पिछले 3 महीने से मैं अकेली ही फ्लैट में रह रही थी। अब तो मेरी आस पड़ोस के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। दिल भी लग चुका था, लेकिन अपने देवर के आने का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अगर मेरा पति यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता ना होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब सौरभ का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सास की बात बता दी। वह कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, भाई रहेगा तो मुझे तुम्हारी भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, सौरभ, लेकिन मैं कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वह गुस्से से उखड़ गया। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह भाई है, मेरा भला तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है? जिस गुस्से और ख़तरनाक शब्दों से उसने मुझे डांटा था, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फ़ोन काटकर मैं लेट तो गई थी, लेकिन नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मुकेश का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी सास को फ़ोन करूं और साफ साफ मना कर दूं कि मुकेश को यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में होटल भी है, वह किसी होटल में रह सकता है। लेकिन मैं यह बात नहीं कह सकती थी। मेरी परवरिश ही ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह बदतमीज़ी से बात करती। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे मुकेश शुरू से ही पसंद नहीं था। मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली विनीता के बेटे सौरभ से मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर कोई फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी मुलाकात सौरभ से हो जाती थी। वह बहुत ही सुलझे हुए मिजाज का इंसान था, लेकिन मुकेश उतना ही बातूनी और कुछ लोफर टाइम का लड़का था। लड़कियों से हंस हंस कर बातें करना, उनके आसपास घूमना और खूब हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब हम बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, वैसे ही हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और सौरभ की शादी कर दी। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने ही हमारी शादी को हो पाए थे। सौरभ की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। शादी की पहली रात भी सौरभ ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगे, भले ही हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले, समझ ले, तभी हम रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत तो हुई थी, लेकिन फिर भी मैं सौरभ की बात मान गई थी। सौरभ शादी के 15 दिन बाद ही मुझे शहर लेकर आ गए थे और अभी तक हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं बना था। और फिर 15 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से सौरभ को विदेश जाना पड़ा और अब 3 महीने से सौरभ विदेश में ही थे और मैं यहाँ फ्लैट में अकेली रह रही थी। और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर मुकेश का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना। नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वह अब कई महीने तक यहीं रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए यही रहे। और फिर सौरभ तो 6 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुकेश सामने खड़ा था, बैग कंधे पर लटकाए, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में एक शांति। भाभी सलाम, उसने धीरे से कहा और अंदर आ गया। मैंने उसे दूसरे कमरे की तरफ इशारा किया। उसने एक नज़र कमरे पर डाली और बस इतना कहा, यह ठीक है, धन्यवाद। कोई बहस नहीं, कोई मजाक नहीं। उसने अपना सामान रखा और चुपचाप नहाने चला गया। मैं रसोई में खाना गर्म कर रही थी तो उसने पूछा, भाभी क्या मैं चाय बना दूं? आप थक गई होंगी। मैं हैरान थी। ये वही मुकेश था जिसके बारे में गांव में लोग बातें करते थे, या फिर समय ने उसे बदल दिया था? दिन बीतते गए,
मुकेश सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और शाम को लौटता तो कभी किराने का सामान लाता, कभी फ्लैट का कोई छोटा मोटा काम ठीक कर देता। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उसने दवा लाकर रख दी। भाभी, अकेले रहना आसान नहीं, मैं जानता हूँ। एक शाम चाय पीते हुए उसने कहा। मैंने चुपचाप सुन लिया। सौरभ से बातें अब सिर्फ 5-10 मिनट की रह गई थीं। वो विदेश में प्रोजेक्ट पर दिन रात लगा रहता था, लेकिन मुकेश के आने से फ्लैट में एक हल्कापन आ गया था। हम दोनों कभी कभी छत पर बैठकर बातें करते। वो मुझे अपनी जॉब की कहानियाँ सुनाता, कैसे बैंक में ग्राहकों के फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। मैंने उसे बताया कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। गांव में पापा की दवाई का खर्च बढ़ गया था। सौरभ भेजते थे लेकिन काफ़ी नहीं पड़ता था। मुकेश ने कहा, भाभी, आप ऑनलाइन कुछ ट्राई कर सकती हैं, मैं आपको छोटा सा कोर्स सिखा दूंगा। धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू हुआ। शाम को हम दोनों लैपटॉप पर बैठते। वो मुझे बेसिक अकाउंटिंग और ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बताता। मैंने एक छोटा सा पेज बनाया, घर बैठे लोगों को बजट प्लानिंग की सलाह। पहला क्लाइंट आया तो मुकेश ने ही मदद की। देखा भाभी, आप में टैलेंट है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उस मुस्कान में कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ सच्ची खुशी थी। मैं अंदर से खुश होती। सौरभ को फ़ोन पर बताती तो वो बस अच्छा है कहकर टाल देते, लेकिन मुकेश के साथ बातें करते हुए मुझे लगता कि कोई मेरी सुन रहा है, समझ रहा है। कभी कभी रात को देर तक काम करते हुए मैं सोचती, ये कैसा एहसास है, सम्मान, विश्वास और थोड़ी सी ललक। लेकिन मैं खुद को रोक लेती। वो मेरा देवर है, सौरभ का भाई, बस यही। 1 महीने बाद मेरी छोटी सी सर्विस चल निकली, पैसे आने लगे। पापा की दवाई का बिल मैंने खुद भरा। मुकेश ने कहा, भाभी, अब आप स्वतंत्र हो रही हैं। उसकी आंखों में गर्व था। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा केक काटा। उस शाम छत पर बैठे हमने लंबी बात की। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे कॉलेज में एक लड़की से दोस्ती हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद अलग हो गई थी। ज़िंदगी में कभी कभी साथ छूट जाता है, लेकिन रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, उसने कहा। मैंने चुपचाप अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किया। उस रात मुझे नींद आई तो सपना देखा, एक घर जहाँ सब समझते हैं, जहाँ कोई अकेला नहीं। लेकिन सुबह उठकर मैंने खुद को याद दिलाया, ये सिर्फ दोस्ती है, सम्मान है। फिर हकीकत ने दरवाज़ा खटखटाया। एक शाम हम दोनों बैंक गए थे। मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम थी। मुकेश ने साथ जाना चाहा, क्योंकि वो फाइनेंस का आदमी था। पड़ोस की तानिया ने हमें देख लिया। अगले दिन ही व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो घूमने लगी। देवर भाभी साथ बैंक गए, पति तो विदेश में है। शुरू में मैंने हंसा, लेकिन फिर फ़ोन आने लगे। सास ने कहा, बेटी, लोग क्या कह रहे हैं, इज्जत का सवाल है। सौरभ को किसी ने एडिटेड वॉइस नोट भेज दिया। उसमें मुकेश की आवाज़ को घुमा फिराकर ऐसा बनाया गया था जैसे वो मुझसे तुम मेरी हो जैसी बात कह रहा हो। सौरभ का फ़ोन आया। ये क्या है, तुम दोनों का क्या चल रहा है? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। मैं रोते रोते समझाती रही, सौरभ, ये झूठ है। मुकेश सिर्फ मदद कर रहा था। लेकिन उसने कहा, मैं आ रहा हूँ। फिर दबाव बढ़ा। गांव से रिश्तेदारों के मैसेज आने लगे, रानी, तू अकेली रहकर क्या कर रही है, वापस आ जा। मेरी ऑनलाइन सर्विस के कुछ क्लाइंट्स ने भी काम बंद कर दिया। अफवाहें सुनकर हमें अच्छा नहीं लग रहा, एक ने लिखा। मैं टूट गई। मुकेश चुपचाप देखता रहा। भाभी, मैं कल ही अलग फ्लैट ढूंढ लूँगा, उसने कहा। लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। रात को मैं अकेले रोई। लगता था जैसे मेरा छोटा सा सपना टूट गया। वो ललक जो मन में आई थी, वो अब डर में बदल गई। क्या मैंने गलती की? क्या मुकेश के साथ इतना समय बिताना सही था? दबाव और बढ़ा। एक दिन तानिया, वही पड़ोसन, मेरे पास आई। देखो, अगर तुम मुकेश को यहाँ से भेज दो और अपनी सर्विस बंद कर दो तो मैं ये प्रूफ डिलीट कर दूंगी, वरना सौरभ को और वीडियो भेज दूंगी। उसकी आंखों में जलन थी। पता चला वो खुद मुकेश पर नज़र रखती थी और जब उसने उसे ठुकरा दिया तो बदला ले रही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो सच है वो सच रहेगा। उस रात मैंने सौरभ को सब कुछ बताया। मुझे विश्वास करो, सच सामने आया। मुकेश ने पहले ही तानिया के एक फ्रॉड अटेम्प्ट को पकड़ लिया था। वो बैंक में काम करती थी और कुछ क्लाइंट्स को स्कैम कर रही थी। मुकेश ने रिपोर्ट की थी। बदले में उसने अफवाह फैलाई। लेकिन जब पुलिस ने उसकी जांच शुरू की तो सब साफ हो गया। तानिया के घर पर भी उसी तरह की अफवाह फैल गई, उसके अपने भाई पर।
वो रो रो कर आई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा नहीं था कि इतना नुकसान होगा। उसने सारे एडिटेड प्रूफ डिलीट कर दिए। सौरभ आया तो उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। तुम अकेले कितना संभाल रही थी, मैं दूर बैठा था। मुकेश ने कहा, भाई मैं सिर्फ परिवार की मदद कर रहा था, अब मैं अलग फ्लैट ले लूँगा। लेकिन सौरभ ने उसे रोका। नहीं, तुम रहो, हम तीनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हुआ। मेरी सर्विस फिर चल निकली। सौरभ ने वादा किया कि अब वो ज़्यादा समय परिवार को देगा। मुकेश ने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का काम शुरू किया और हम तीनों ने मिलकर पापा का इलाज पूरा करवाया। मैंने देखा कि मुकेश अब और भी संजीदा हो गया था। वो हमें देखकर मुस्कुराता लेकिन दूरी बनाए रखता। सौरभ और मेरा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। हम अब रोज़ बात करते, सपने साझा करते। आज जब मैं छत पर खड़ी होती हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी ने मुझे एक सबक सिखाया। अफवाहें और शक रिश्तों को जहर देते हैं, लेकिन सच और विश्वास उन्हें मजबूत बनाते हैं। तानिया ने भी अपनी गलती मानी और अब वो पड़ोस में किसी की पीठ पीछे बात नहीं करती। मुकेश ने कहा था, भाभी, इज्जत कमाई जाती है, चोरी नहीं की जाती। और सौरभ ने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने अकेले कितना सहा, अब हम साथ हैं। मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ संवाद है। अगर हम एक दूसरे की बात सुने, समझें, तो कोई अफवाह हमें तोड़ नहीं सकती। मैं अब खुश हूँ। गांव से आई उस लड़की ने शहर में अपना घर बसाया है, सम्मान के साथ, प्यार के साथ और सबसे बढ़कर विश्वास के साथ। कुल शब्द लगभग 620। बिल्कुल, यहाँ मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड ऐसे लिखा है रोमन हिंदी में, जो 801,000 शब्दों के बीच है और आपके टॉपिक दुनिया भर में चाइल्ड केयर गिवर्स यानी बच्चों पर घर की जिम्मेदारी आने से उनकी तालीम और ग्रोथ कैसे मुतासिर होती है पर फोकस्ड है। दुनिया भर में चाइल्ड केयर गिवर्स और उनकी तालीम और ग्रोथ पर असर आज की दुनिया में कई बच्चे सिर्फ स्कूल और खेलकूद तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें घर के अंदर भी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। ये बच्चे, जो हम चाइल्ड केयर गिवर्स कहते हैं, अक्सर अपने परिवार के लिए फ़िज़िकल, इमोशनल और कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड केयर गिविंग का मतलब ये है कि बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाता है, जैसे छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, घर के काम करना या एल्डरली फैमिली मेम्बर्स की केयर करना। जब बचपन में ही किसी बच्चे पर इतनी जिम्मेदारियां आती हैं, तो इसका सीधा असर उनकी तालीम और ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ता है। दुनिया भर में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के कई हिस्सों में बच्चे अपने घर और परिवार के लिए केयरगिवर्स बन जाते हैं। ये सिचुएशन अक्सर उन घरों में होती है जहां पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं होती, या जहां दोनों पेरेंट्स काम में बिजी होते हैं, या फिर सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी बच्चे को परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण भी वर्क करना पड़ता है। इस तरह के बच्चे अपने चाइल्डहुड का एक बड़ा हिस्सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो उनकी पर्सनल और एजुकेशनल डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस असर तालीम पर पड़ता है। बच्चों पर घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियां होने की वजह से अक्सर उनके पास स्कूल के लिए टाइम और एनर्जी नहीं होती। जब एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक घर के काम में बिजी होता है, तो स्कूल की असाइनमेंट्स, होमवर्क और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास समय नहीं बचता। इससे उनकी एकेडमिक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि चाइल्ड केयर गिवर्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस उन बच्चों के मुकाबले कम होता है जो अपनी चाइल्डहुड सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद में इन्वेस्ट करते हैं। स्कूल में उनकी अटेंडेंस भी कम होती है, क्योंकि कभी कभी उन्हें घर पर सिक फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना पड़ता है, या घर की फाइनेंशियल और डेली चोर्स के कारण स्कूल मिस करना पड़ता है। दूसरा पहलू इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का है। जब बच्चा अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है, तो उनके इमोशनल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। चाइल्ड केयर गिवर्स में अक्सर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और गिल्ट की फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं। ये बच्चे कभी कभी अपने पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ परिवार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर होता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ये डायरेक्टली उनकी लर्निंग और कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ को भी अफेक्ट करता है। इमोशनल बर्डन का एक और एस्पेक्ट ये है कि बच्चे को अपने एज के फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजेशन का प्रॉपर मौका नहीं मिलता।
इस वजह से उनकी सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट भी स्लो हो सकती है। फिज़िकल ग्रोथ भी चाइल्ड केयर गिवर्स के लिए एक चैलेंज बन सकती है। अगर बच्चा रोज़ाना फिज़िकली डिमांडिंग काम करता है, जैसे कि एल्डर केयर, कुकिंग या हाउस होल्ड क्लीनिंग, तो कभी कभी उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बचपन में सही न्यूट्रिशन और फिज़िकल एक्टिविटी का प्रॉपर बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उनकी बॉडी और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होते हैं। चाइल्ड केयर गिवर्स में मालन्यूट्रिशन और थकान के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स और ग्रोथ रिटार्डेशन का सबब बन सकते हैं। एजुकेशन और ग्रोथ पर असर के अलावा चाइल्ड केयर गिविंग का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। बच्चे जो छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखते हैं, वो अडल्टहुड में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, एम्पैथेटिक और इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ये बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव्स तभी निकाल कर आते हैं जब चाइल्ड केयर गिवर्स को स्कूल और सोशल लाइफ का प्रॉपर सपोर्ट मिलता हो। अगर सपोर्ट नहीं होता तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और उनकी एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ को हिंडर करते हैं। इंटरनेशनल स्टडीज़ और रिपोर्ट से पता चलता है कि चाइल्ड केयर गिविंग का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट गर्ल्स पर पड़ता है। कई कल्चर्स में लड़कियों को घर के काम और सिबलिंग्स की केयर में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्कूल अटेंडेंस और हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं। ये जेंडर डिस्पैरिटी फ्यूचर में इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी रीइंफोर्स कर सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट्स भी ये एम्फसाइज करते हैं कि चाइल्ड केयर गिवर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट्स और NGOs को चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स, फ्लेक्सिबल स्कूलिंग और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बच्चों पर एक्सेसिव बर्डन ना आए और वो अपनी एजुकेशन और ग्रोथ को प्रॉपरली परस्यू कर सकें। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स और कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स बच्चों को बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं और उनके मेंटल और इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करते हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर में चाइल्ड केयर गिवर्स की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। घर की जिम्मेदारियां उठाना बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके एजुकेशन और ग्रोथ को ब्लॉक करने लगें तो ये उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए हार्मफुल हो जाता है। तालीम, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल ग्रोथ और सोशल स्किल्स, ये सब बच्चों के लिए क्रिटिकल होते हैं और चाइल्ड केयर गिविंग के प्रेशर में ये एस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। समाज और गवर्नमेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करें ताकि उनके एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ का बैलेंस बन सके। सिर्फ तभी बच्चे अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स बनकर सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में चाइल्ड केयर गिवर्स का इश्यू सिर्फ एक फैमिली या इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक सोसाइटल कंसर्न है। बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन एजुकेशन और ग्रोथ के साथ बैलेंस बना कर देना बहुत ज़रूरी है। अगर सोसाइटी, गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज़ मिलकर चाइल्ड केयर गिवर्स को सपोर्ट करें तो बच्चों के लिए एक हेल्थी और प्रॉस्परस फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है। यह ऐसे लगभग 950 शब्दों का है और आपके टॉपिक के हर एंगल को कवर करता है। एजुकेशनल, इमोशनल, फिज़िकल और सोसाइटल पर्सपेक्टिव्स। अगर आप चाहो, मैं इस ऐसे का एक शॉर्टर 500-600 शब्दों वाला वर्जन भी बना सकता हूँ जो एग्ज़ाम या असाइनमेंट के लिए और प्रैक्टिकल हो। क्या मैं वो वर्जन बना दूँ?